सुगमा प्रशासनिक का प्रणाम। तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मैथमेटिक्स के फॉलोअर। आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड के विषय में बताऊंगा। वह इसलिए बताऊंगा कि पिछले दिनों मैं अपने बहुत सारे फॉलोअर को पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड, किसी ने नहीं बताया। एक्चुअली वास्तविकता यह है कि मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के सभी पार्ट, हर तरह की केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, रसायन शास्त्र बताया, जीव विज्ञान, बॉटनी, जियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ बॉडी फंक्शन, मानव शरीर की रचना क्रिया विज्ञान, साइटोलॉजी, हेरिडिटी डिजीज, आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ाई आवश्यक होता है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में इन विषयों के ही लोगों को तरजीह दी जाती है जो हरता रखते हैं 10+2 किसी भी, उनको मौका मिलता है और वही काफी कंपटीशन के बाद। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तो अंधाधुन है। एक किताब मटेरियल मेडिका से सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पढ़ रहे हैं, कहीं कोई फिजिक्स नहीं जानता है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में MRI आ गया है, उसके लिए आपको फिजिक्स, मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेज पर जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब तो बात अलग हुई कि आपको इन विषयों को अध्ययन करना चाहिए, तभी आप परिपक्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बन सकेंगे। इलेक्ट्रोलाइट पूरे विश्व के जो यूनिवर्स के जो मटेरियल हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। जिन केमिकल कंपाउंड को पानी में घोल बनाने पर आयंस डीएसोसिएशन होने पर आयंस बनते हैं, विपरीत और समान ध्रुव पर इलेक्ट्रिकल चार्जेज आते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड बनने में परमाणु के इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, न्यूट्रॉन काम आते हैं। वो संगठित संरचना में, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड के संरचना में वो भाग लेते हैं। लेकिन एंजाइम के एक्टिवेशन में इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, ऐसा नहीं है। एंजाइम के एक्टिवेशन में आयंस का एक्टिवेशन होता है। 18 दिसंबर को हमने एंजाइम के एक्टिवेशन के 6 फैक्टर में से 6 फैक्टरों को बारी बारी से बताया था, जिसमें एक मेटेलिक आयंस भी आया था। मेटेलिक आयंस में आते हैं सोडियम क्लोराइड, जितने खनिज लवण हैं वो सब के सब मेटेलिक आयंस में आते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में इनको कोएंजाइम कहा गया है। कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड बॉडी में हैं और उसको एंजाइम को एक्टिवेशन करने के लिए एंजाइम उपस्थित नहीं है तो कोएंजाइम काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एंजाइम है और कोई एंजाइम नहीं है तो फिर एंजाइम काम नहीं आता है। कहने का मतलब कि मेटालिक आयंस, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड और एंजाइम 2 एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, को तब आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है। जिस बिना इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड के कोई भी कोशिका नहीं है, कोई भी जीव की रचना नहीं होती है। उसी तरह बिना एंजाइम का किसी भी जीव के सेल की रचना नहीं होती है। जब मेटालिक आयंस को केमिकल इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड को जो पानी में घोल बनाया जाता है तो 2 स्थिति होती है। या तो उनके आयंस नजदीक होंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए कि विपरीत और समान ध्रुवीकरण में पोलराइजेशन का यहाँ महत्व है। पोलराइजेशन को गलत ढंग से लोगों ने जोड़ दिया है कि रोग पॉजिटिव होता है, रोग नेगेटिव रोग में पॉजिटिव डोज दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव डिजीज हो गया तो नेगेटिव डोज दिया जाता है। ये गलत धारणा है। अब कहाँ गलत धारणा है, कितनी गलत धारणाएं हैं, इसको बारी बारी से मैं अपनी किताबों में छांट कर जो प्योर साइंस है उसको रखा है। एक बताओ, किताब के लोग मुझे तंग करते हैं कि किताब आप नहीं देते हैं। भैया, किताब अगर मैं किसी मंकी को कोकोनट फ्रूट दे दूं तो क्या करेगा? क्या कोकोनट के अंदर में जो रस है, जो गरी है, वो खा पाएगा?
नहीं खा पाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं किताब आप लोगों में बांट दूं, किसी पब्लिशर को दे दिया होता, बाजार में रहता, कोई भी खरीद लेता और गलत ढंग से उसका इस्तेमाल होता, जैसा कि हो रहा है। इसीलिए मैंने अच्छा पैसा के लिए, अर्थ के लिए हमने किताबें नहीं लिखी हैं, हमने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को हटाने के लिए और काउंसिलमेटिक के फिलॉसफी को साइंटिफिक बेस देने के लिए लिखा है। दूसरी बात, हमने फार्मूला स्टैब्लिश किया, सार्वजनिक कर दिया, सबको बता दिया। अगर हमको पैसे की जरूरत होती, डॉक्टर सुदाम प्रसाद जी पैसे का भूखा हुआ होता, तो पैसा सबको चाहिए, इसके लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन एक सीमा तक साईं उतना दीजिए जिसमें मैं भी भूखा न रहूं, साथ में भूखा जाए। भगवान उतना ही दिया है जितना जिसमें जी सकता हूं। तो फार्मूला हमने पेटेंट नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि कोई भी विज्ञान में आविष्कार होता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है तो सार्वजनिक जनहित के लिए करता है। हाँ, लेकिन अगर मैं फार्मूला मैं तब तक जीऊंगा जब तक हमारे जो फॉलोवर हैं वो इसका क्वालिटी कंट्रोल वो करेगा। हर फार्मेसी की क्वालिटी कंट्रोल होती है। इलेक्ट्रो में अभी तो भारत में फार्मेसी जितना भी प्रैक्टिशनर नहीं है उससे अधिक दवा साहब हैं, दवा बनाने वाले हैं। अरे जब सोचिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अकेला ऐसा साइंस है जिसमें चिकित्सक अब खुद दवा बनाता है, खुद डायग्नोसिस करता है, खुद रोगी को देखता है, खुद जांच परख करता है और खुद दवा निर्धारित करता है और खुद कंपाउंड उसका क्या डिस्पेंस करता है। एलोपैथी में ऐसा नहीं है। एलोपैथी में डॉक्टर फिजिशियन अलग होता है, फिजिशियन सजेस्ट कर दिया तो ब्लड जांच के लिए अलग है, ब्लड जांच में भी अलग अलग तरह के हैं। तो बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, एक दवा बनाने वाली अलग कंपनियां हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इसलिए एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को एक जनरल एनवायरमेंटल साइंस के फिजिशियन से अधिक कारगर होना चाहिए, अधिक चतुर और एक्टिव होना चाहिए, ज्यादा ब्रेन होना चाहिए। अच्छा बताओ, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक की कलम क्या बिना पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के चलती है? जब तक ब्लड और लिम्फ का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कलम मॉडर्न मेडिकल साइंस फिजिशियन की रुक जाती है। और उसी लिम्फ और ब्लड के आधार पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आधारित है, लिम्फ और ब्लड पर आधारित है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज या कल विश्व के वैज्ञानिकों को मानना पड़ेगा कि लिम्फ और ब्लड के स्टेडी स्टेट में लाने वाली कोई केमिकल है तो है पौधों का एंजाइम। एंजाइम के बारे में एक से एक रिसर्च हुआ है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक मेरे कथन को सही मान रहे हैं। जैसे अब च्यूगम, कोरोना वायरस आया है, प्लांट 50 स्पाइडम के एंजाइम को आइसोलेट करके च्यूगम बनाया गया है और च्यूगम जैसे ही वायरस आता है मुंह में सांस से, च्यूगम उसको अपने समेट लेता है और उसके अनुरूप एंटीबॉडी बना देता है। ये गुण है प्लांट्स में। प्लांट्स के गुण के औषधि के विषय में मात्र 2 औषधियां मेरी हैं। कई कैंसर के रोगी को ठीक किया है। कैंसर जो ब्रश नहीं किया, सॉरी, जो कैंसर ब्रश नहीं किया है उसमें अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां दी जाती हैं या दी है हमने तो कई अनेकों ठीक किया है और क्लिनिकल रिपोर्ट तैयार किया है, क्लिनिकल डाटा तैयार किया है। वो दवाइयां जानते क्या है? RCI 14, RCI 21 और फिर संबंधित अंग। थैलेसीमिया को लीजिए, थैलेसीमिया में RCI 14 और C4 अगर आप दे दें तो कोई कारण नहीं है कि रोग नहीं जाए, इसलिए कि उसमें वानवांशिक रोग है थैलेसीमिया। हमारा वेनेरियो उसमें काम करता है। C4 देता हूँ, हड्डी की दवा C4 नहीं है, बोन मैरो में RBC बनाने की दवा है। थैलेसीमिया में रोगी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कमी का वजह होता है RBC घट जाता है। RBC का लाइफ कितना है? कोई इलेक्ट्रोपैथ बता सकते हैं कि एक RBC का लाइफ कितना दिन है? नहीं बताएंगे, उनको किताब मिला ही नहीं तो जानेंगे कैसे? वो 128 हफ्ता 128 दिन कहा जाता है और डेड हो जाता है और दूसरा बनता है। दूसरा बनने के लिए सबसे क्लियर चीज ये है कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसका सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होता तो हर हालत में बोन मैरो को RBC बनाना पड़ता है।
इसी तरह के गुणतम बातें मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को समझ लीजिए कि जिस केमिकल कंपाउंड को पानी में घोल बनाने से आयनाइजेशन होता है वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, आयरन, ये केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और उनके आयनाइजेशन से ही हमारी मेटालिक आयंस की उपस्थिति में एंजाइम के एक्टिवेशन के सब फैक्टर में मेटालिक आयंस इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे फिर कभी आपको